So hello friends, today I am Dr. Priyanka. I'm going to start with we are doing the chapter 3rd, that is human reproduction. Today we are moving forward to the next topic and the last two units, the last two topics for the chapter, that is fertilization and the fertilization and implantation, and the next topic we'll finish today is the parturition. ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा, डिस्कस किया कि कैसे मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द जेनाइटल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेकेंडरी गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। फिर हम लोगों ने फीमेल्स के बारे में बात की, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की। बच्चों अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होती है। अगर मैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ सबसे पहले, तो फर्टिलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होता है बच्चे कि विजाइना में स्पर्म्स, या यू कैन एड इट लाइक दैट fertilization is the process during coitus or during sexual intercourse, during coitus or sexual intercourse, ठीक है, बिटवीन टू पार्टनर्स, मेल्स एंड द फीमेल। जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल्स विजाइना, ओके। उसके बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ये जाते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। इसको जाते हैं कि दैट मेल स्पर्म्स इज रिलीज्ड इनटू फीमेल्स विजाइना, into female cervix and then vagina, and this transfer of sperms into female's body is known as the sexual intercourse, or you can और जब पेनिस से, मेल्स के पेनिस से ये जो स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं उसको इंसेमिनेशन कहते हैं, एंड द ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म्स इनटू द फीमेल्स वजाइना इज नोन एज द सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस प्रोसेस, ओके। तो अब ड्यूरिंग दैट कोइटस प्रोसेस sperms entered into the female's body, okay, sperms enter हो गए हैं फीमेल्स बॉडी में। मेल sperms entered into females vagina, okay। अब क्या होता है बच्चे, जब sperms एंटर हो जाते हैं, हम लोगों को पता है कि किस फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सीमेन। इट्स अ लिक्विड व्हिच कंटेन्स स्पर्म एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज्ड बाय मेल्स अदर एसेसरी ग्लैंड्स, जैसे आपके ल्यूब्रिकेशंस होती हैं, कुछ उसमें फ्रुक्टोज होते हैं, कुछ न्यूट्रिटिव होते हैं, जो स्पर्म्स की वायबिलिटी फीमेल्स की बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हमने ये भी देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारे फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पे 14th डे इन द मिड ऑफ द साइकिल इंक्रीज हो जाता है, एंड्रोजन इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से अगर फर्टिलाइजेशन उन दिनों वो उसी को कहते हैं बच्चे कि वो जो 14वें दिन के और 15वें 3-4 दिन का एक हफ्ते का पीरियड होता है, इट वाज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन दौरान पे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। ओव्यूम जो बॉडी फीमेल्स बॉडी का होता है वो बिल्कुल रेडी होता है। उसके अलावा अगर इन दौरान में फर्टिलाइजेशन होती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 98% चांसेस आर देयर कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो फीमेल एंटर होता है इन द स्पर्म्स एंटर इनटू द फीमेल्स वजाइना इन द फॉर्म ऑफ semen which is released, which is ejaculated by the male's penis during the coitus period। तो जो ये semen होता है इसमें sperms होते हैं, and sperms are billions and millions in number in the semen, ठीक है। जो semen होता है मेल का, sperms जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। So there are, ये ऐसा क्यों नहीं होता, अब हम लोग ये कहेंगे कि फीमेल्स की बॉडी का जो गैमेट होता है वो ओनली वन होता है, दैट इज एग। मेल्स के स्पर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, गैमेट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा एंटर होते हैं फीमेल के बॉडी में, बिकॉज की एक फिनोमिना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर कोइटस हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन फर्टाइल पीरियड के दौरान फर्टिलाइजेशन हो तो ज्यादा से ज्यादा तक टाइम, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी केसेस में फर्टिलाइजेशन
हो। मतलब ये फिनोमिना ऐसा बनाया गया है जिसमें आप मतलब नेचर फर्टिलाइजेशन के लिए खुद रास्ता बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे स्पर्म बॉडी में एंटर हो गए हैं, देन बॉडी फीमेल्स बॉडी इज गिविंग डायरेक्शन टू द स्पर्म्स कि इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ जाओ, और जहां पे अवयव है वो अपने आप रास्ता बना लेते हैं। ठीक है, तो एंड द न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, ठीक है। तो बच्चे इस प्रोसेस को कोइटस कहते हैं। मेल्स का इजैकुलेशन, सीमेन का निकलना, स्पर्म्स का ट्रांसफर, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। अब जो स्पर्म्स होते हैं कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल मतलब स्विम करते हैं। वो जो सीमेन होता है दैट इज द वाटरी लिक्विड सब्सटेंस, द लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, जिसमें वो स्विम करते हैं एंड दे आर मेकिंग देयर ओन वे to the way of uterus, to the way of the ovaries where the egg is present. Swim rapidly. हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो स्पर्म्स होते हैं उसमें से 60% स्पर्म्स तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे शेप और साइज एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब जैसे आप जो हमारे फार्मर्स हैं वो गेहूं की खेती करते हैं तो बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं, या अगर जिसको आप सो करेंगे तो वो इनफर्टिलिटी मतलब उनसे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इन द सेम मैनर की अगर मैं बात करूं तो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस के द्वारा, वो जरूरी नहीं कि सारे स्पर्म्स परफेक्टली ऑलराइट हो fertilization के लिए। some may be are capable, some may be are not capable, they are depending on the various factors। बहुत सारे factors हो सकते हैं मेल्स के लिए। पहला तो फैक्टर ये हो सकता है उनका डाइट, कि वो डाइट कैसे ले रहे हैं उनके स्पर्म्स का हेल्दी बनने के लिए। दूसरे फैक्टर्स हो रहे हैं उन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कैसे कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, वट एवर द कंडीशंस आर। और फिर तीसरा रीजन हो सकता है कि अदर कार्सिनोजेनिक अफेक्ट ऑन द बॉडी। कार्सिनोजेनिक अफेक्ट मींस मतलब ड्रिंकिंग हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, उनके वजह से भी द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय द मेल्स में बी डिफरेंट। उसके कारण से जो उनके स्पर्म्स एबिलिटीज हैं, जो उनकी फर्टिलाइजेशन एबिलिटीज हैं स्पर्म्स की, उन पे भी अफेक्ट आता है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि 60% स्पर्म्स तो ऐसे प्रोड्यूस होंगे ही होंगे इफ द मेल बॉडी इज नॉर्मल। एक नॉर्मल ह्यूमन मेल में 60% ऐसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे जिनके स्पर्म्स का शेप और साइज बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक्यूरेट होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और जरूरी, अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है, जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट शेप और साइज वाले बहुत अच्छी तरह तेज स्विम करके चले जाएं। इट विल बी लाइक दैट कि 40% स्पर्म्स ऐसे होंगे उनमें से बचे हुए जो कि स्विम बहुत फास्ट कर रहे होंगे। सो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की। अगर ओव्यूम है, फर्टाइल कंडीशंस हैं, फर्टाइल डेज हैं, so the probability and the maximum of probability of fertilization is maximum during those days। ठीक है, तो अब अगर कह रही हूं तो मोटाइल जो स्पर्म्स होते हैं बहुत तेज से स्विम करते हैं अपना रास्ता सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स इज, you can say motile sperms swim rapidly through cervix in vagina। हम लोगों ने देखा था जब हम सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहे थे फीमेल्स के, तो विजाइना के ऊपर ही आपकी सर्विक्स लाई करती है। थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू करने के बाद ही दे एंटर into the uterus। They enter into the uterus। यूट्रस के कारण, अब अगर स्पर्म्स यूट्रस के अंदर एंटर हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चे, यूट्रस में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन होती है इस्थमस जंक्शन में। अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी टिप्पणियां आ जाती हैं कि बहुत सारी बुक्स कुछ कहती हैं, बहुत सारी बुक्स कुछ कहती हैं। सो यूट्रस एंड
finally reaches the function, here you can, finally reaches to the junction of isthmus, fallopian junction and ampulla. So you can rather say fertilization होती है, fertilization takes place in the ampulla isthmic junction of ovary, not, you can say fallopian tube. ओके, नाउ इन दौरान क्या होता है, जब तक स्पर्म्स एम्पुला isthmic जंक्शन पे पहुंचते हैं, द ओव्यूम इज रिलीज्ड. ओव्यूम क्या होता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम ओवरी, और कहां पे चला जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुला isthmus जंक्शन. एम्पुला isthmus जंक्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी होती है. अब फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन तभी होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस only when, fertilization takes place only when sperm or ovum transported simultaneously, ये नहीं कि स्पर्म्स आ गए हैं और ओवम नहीं है, सो ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला isthmus junction. Sperms and ovums fertilization will only take place if the sperms and the ovums simultaneously is transported to the ampulla isthmus junction. ठीक है, अब यही भाई बहुत सारे रीजंस हैं दैट व्हाई कॉपुलेशन पीरियड्स, कोइटस पीरियड्स इज नॉट ऑलवेज लीडिंग टू द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. जरूरी नहीं है कि कोइटस हुआ, एजैकुलेशन, इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म्स हुआ, उसके बाद भी प्रेगनेंसी आ जाए. इट इज वेरी फ्रॉम केस टू केस. अब जरूरी नहीं है अगर आपने फर्टाइल पीरियड्स में कोइटस हुआ और फर्टाइल पीरियड्स में कोइटस हुआ, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैक्सिमम. जरूरी है हो जाए, जरूरी है कि ना भी हो, बट हम लोग बीइंग एज द बायोलॉजिस्ट, बीइंग एज अ डॉक्टर, हम लोग ये कहते हैं कि उन दौरान पे कि फर्टिलाइजेशन बहुत रेयर चांसेस होते हैं या बहुत ज्यादा कम परसेंटेज में चांसेस होते हैं कि ना हो. दूसरी चीज होने, अब जरूरी नहीं है कि जो क्वार्टस पीरियड है वो 14th या फर्टाइल डेज पे ही हुए. क्या पता क्वार्टस पीरियड उन दिनों पे हुए जब ऑलरेडी आपका जो ओवम है और जो इनर लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है वो टूट चुकी है, तो उसमें भी कोई प्रेगनेंसी के रिस्क नहीं होते हैं. उसके बाद अब अगर फर्टाइल डेज में क्वार्टस हुआ है, स्पर्म्स अवेलेबल हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, अब जरूरी नहीं है दे विल रीच द एम्पुला एंड एम्पुलरी isthmus जंक्शन साइमल्टेनियसली. क्या पता जब वो पहुंचे, स्पर्म्स पहुंचे, डायरेक्ट करें अपना रास्ता, तब आपका ओवम डीजनरेट कर चुका हो, या फिर ओवम ना पहुंचा हो और स्पर्म्स बॉडी में वापस में डीजनरेट कर चुके हो. तो द फैक्टर्स विल वेरी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर कॉपुलेशन एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पे नहीं पहुंचता. इट मे वेरी फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट केसेस एंड डिफरेंट टू डिफरेंट कंडीशन. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स टू या विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये हम लोगों को पता है, शुरू से ही हम करते जा रहे हैं कि गैमेट्स के फ्यूजन को बच्चे क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं. ठीक है,
sperms comes in contact with zona pellucida. अब जो ओव्यूम सेकेंडरी oocyte रप्चर होके टूटता है ग्राफियन फॉलिकल से, वो क्या लेयर डेवलप कर लेता है? जोना पेल्यूसिडा की, ठीक है। और स्पर्म्स का जो हेड होता है एग्रोजोम जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस जोना पेल्यूसिडा की हार्ड लेयर को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। and induces changes in the membrane that blocks entry of any other sperm to fertilize. अब बहुत सारे अब बच्चे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ओवम, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म्स आर देयर टू फर्टिलाइजेशन, बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। बट बच्चे क्या होता है, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा लेयर, this is your secondary oocyte or you can call it as a ovum, and many of the sperms are there ready to fertilization, to fertilize the ovum, but सारे नहीं कर पाते। जो sperm firstly for example अगर इस sperm ने करेक्टली, मतलब हिडन ट्रायल का मेथड चलता है ये, अगर इस sperm ने करेक्टली अपना हेड इसके अंदर लॉक कर दिया तो दैट मीन्स ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस मटेरियल है, ये हेड है जो अच्छी तरह लॉक कर दिया, तो एक बहुत सख्त लेयर और जनरेट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, जो आगे ये वाले जो स्पर्म्स हैं फिर उस लेयर को वो तोड़ नहीं पाएंगे, एंड द फर्दर एडिशन और एडिशनल स्पर्म्स विल नॉट फर्टिलाइज द ओव्यूम फर्दर। एक बार अगर फर्टिलाइजेशन किसी एक स्पर्म के साथ हो जाती है, तो जैसे आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, वो एक डायग्राम, वो शुरू में जब वो क्या था, वो कुरैशी बॉन्ड, तो वो जब स्पर्म्स थे तो एक स्पर्म अगर एंटर हुआ, सो बोलते हैं ना दिस इज अ रेस, कि स्पर्म्स का कंपटीशन रहता है, so it is you can develop that statement in your mind in exactly like that, there is some kind of in competition of the sperms with the co-sperms that they have to swim and reach the ovum first for the fertilization. ओवम को रीच करने के लिए सबसे जल्दी और सबसे तेज स्विम करना है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है तो सब में, सारे स्पर्म्स में। अब बच्चों देखो, सारे स्पर्म्स में जो न्यूक्लियस मटेरियल वो सेम ही है, ठीक है। अब जैसे जो सारी लायंस की प्रजातियां हैं, हमारी प्रजातियां हैं, सभी हम ह्यूमन बींग्स है, बट वी आर डिफरेंट इन सम ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स। हर स्पर्म यूनिक होता है, हर स्पर्म्स का जो डीएनए मटेरियल है थोड़ा सा डाइवर्जेंट होता है, रहता वो मेल फादर का ही है, बट क्या पता उसमें जो इंफॉर्मेशन रिटर्न है वो कैसी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्म टू स्पर्म, सो ईच स्पर्म इज यूनिक इन इट्स ओन वे। तो इसीलिए देयर इज सम काइंड ऑफ एन कॉम्पिटिशन, कि उनके बीच में कंपटीशन होता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही एक स्पर्म, जो पहला स्पर्म अपना हेड करेक्टली इन अ करेक्ट पोजीशन लॉक कर लेता है ओवम के अंदर, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। और एक बार अगर फ्यूजन हो जाती है, उसके बाद कोई और स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। थस इट ensures that only one sperm can fertilize
locks its head in ovum correctly, जो सबसे पहले लॉक कर देता है, करेक्टली करते हैं तो बहुत सारे कोशिश होते हैं, बट जो सबसे पहले कर देता है उससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ओके अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये किसके जरिए होती है, कैसे कैसे उस इतनी हार्ड लेयर को थोड़ा सा सॉफ्ट बना के अपना हेड उसमें घुसाना है। द सिक्रीशंस बाय स्पर्म sperm acrosome, sperm's acrosome help the sperm to enter into the cytoplasm of ovum through zona pellucida या through breaking spot of zona pellucida and plasma। तो बच्चे क्या होता है, जोना पेलुसिडा के उस स्पॉट को ब्रेक करके, जोना पेलुसिडा के उस पर्टिकुलर स्पॉट पे एंजाइम रिलीज करके और उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके स्पर्म अपना हेड लॉक कर लेता है एंड टेल सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो स्विमिंग की कोई जरूरत नहीं होती स्पर्म्स को। द टेल विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्पर्म्स बॉडी एंड द स्पर्म्स हेड विल बी देयर, और उसके अंदर स्पर्म्स हेड विल डीजनरेट एंड द न्यूक्लियस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड दैट स्पर्म विल रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उस पॉइंट पे ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है दिस induces the completion of the meiotic division of सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte की मियोटिक डिवीजन है वो यहां पे इंड्यूस होती है, खत्म होती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है, लेट्स सी। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन is also unequal, forming the second polar body। ओके, क्या होता है बच्चे, फर्स्ट आपकी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पोलर बॉडी और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब खत्म हुई थी, बताइए कब, कौन सा स्टेज था। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा टेढ़ा सा है, इसको समझने के लिए आपको ये इवेंट्स याद रखने होंगे कि कौन सा इवेंट कब हुआ। ठीक है, मदर के पास oogonia था। ठीक है, उस oogonia ने क्या किया, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गई और डिप्लॉयड बना लिए। ठीक है, अब डिप्लॉयड प्राइमरी फॉलिकल्स की, प्राइमरी oocytes की डिवीजन हो गई, मियोटिक डिवीजन हो गई और वो बन गए प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स में आके वो जो डिवीजन हुई है वो प्राइमरी फॉलिकल्स कौन सी स्टेज में अरेस्ट हो गए, वो अरेस्ट हो गए प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन में और खत्म हो गई। अब जो फर्स्ट डिवीजन थी ये स्टार्ट हुई एट द पुबर्टी। पुबर्टी पे ये हर एक प्राइमरी फॉलिकल निकलता, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाता, सेकेंडरी फॉलिकल बनाता और टर्जरी फॉलिकल बनाता। इस टर्जरी फॉलिकल जब वो बनाता
तब तक उसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरी होके उसने क्या बना दिया था, सेकेंडरी oocyte बना दिया था इनसाइड। वो जो एंट्रम बन रहा था, रिमेंबर, वो जो अंतर उसके जो प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो गया था प्राइमरी फेलिकल, तो वो आपका प्राइमरी oocyte था जो, और प्राइमरी फॉलिकल मतलब उस पे ग्रैन्युलोसा की लेयर्स कवर्ड हो गई थी, तो आपने उसको प्राइमरी फॉलिकल कह दिया था। और वो जो प्राइमरी oocyte था वो फर्स्ट प्रोफेज 1 की मियोटिक डिवीजन की स्टेज में आके रुक गया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो स्टेज होती है और टर्जरी फॉलिकल जब तक आपका बनता है तब वो प्राइमरी oocyte अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो बना लेता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब जो सेकेंडरी oocyte आपका फॉर्म हुआ, अब उसकी मियोटिक डिवीजन अंदर ही अंदर स्टार्ट हो जाती है, और जब एंट्री ऑफ मेल हो जाती है बॉडी में, स्पर्म का हेड ओवम के अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस मार्टिकल रिलीज हो जाता है, तब तक वो सेकेंडरी जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो भी कंप्लीट करके आपकी एक सेकेंड पोलर बॉडी बना देती है। ठीक है, एंड एक एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। एआईपीएमटी और सीबीएसई में इस लाइन को लेके कई बार क्वेश्चन उठ गया है, और ये लाइन है ऊपर से थर्ड लाइन में अगर आप देखेंगे, इफ यू हैव योर एनसीईआरटीज विद यू, सो यू कैन रियलाइज द फैक्ट दैट कि जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी एंड हेप्लॉइड ओवम, जिसको आपने ओटिड्स भी बोला है, ओटिड्स, soon the haploid nucleus of the sperms and that ovum fuse together to form the diploid zygote। अब बच्चे क्या होता है, जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी वो स्पर्म्स के और ओवम के न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं था। जैसे ही स्पर्म का हेड ओवम के अंदर फ्यूज या लॉक हो जाएगा और टेल सेपरेट हो जाएगी, उस टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte थी उसकी मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाती है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना देती है। मतलब यू कैन से कि आपके दिमाग में ले लो कि फर्स्ट से प्राइमरी oocyte खत्म, सेकेंडरी oocyte बन गया था जो फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हुई, अब सेकेंडरी oocyte करके कंप्लीट होके आपका टर्शरी oocyte, यू कैन हैव दिस इन योर माइंड कि वो बन जाता है। ठीक है, एंड हेप्लॉइड ओवम ooted, इसको आपने एक हेप्लॉइड ओवम बना देता है। मतलब उस जो ओव्यूम में एक ही हेप्लॉइड, मतलब एक ही फीमेल के ही हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स पार्टिकल्स यू हैव, जिसको आपने उस टाइम पे बोल दिया ooted। ठीक है, उस सेकेंडरी पोलर बॉडी को, जैसे आपने प्राइमरी पोलर बॉडी को सेकेंडरी oocyte कहा था, अब आपने सेकेंडरी पोलर बॉडी को ooted कह दिया। ठीक है, ooted के बाद अब जो ये ooted है, जो ये आपकी डिवीजन खत्म हुई है, ये जो न्यूक्लियस है अब ये स्पर्म्स के साथ फ्यूज होके हेप्लॉइड करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा। समझ में आई? सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि फीमेल्स की जो भी आपकी डिविजन्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, वो शुरू से ही हैप्लॉइड की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल आएगा, वो एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनाएगी जिसे आप सेकेंडरी oocyte कहते हो। वो सेकेंडरी oocyte की डिवीजन फिर से स्टार्ट होगी। ये सेलुलर डिवीजन हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स के नंबर को इन हैप्लॉइड फॉर्म में लेके जाती है डिप्लॉइड स्टेट टू। oogonia जो हमारा डिप्लॉइड था, उनके साथ उनकी अब स्पर्म्स मेल्स में क्या होता है कि ये डिवीजन कटा के हैप्लॉइड फॉर्म में अंदर आती है। अब फीमेल्स के पार्ट में ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में, इट्स द ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। सो देयरफॉर अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे, उस दौरान पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी बॉडी है
या सेकेंडरी oocyte है उसकी प्राइमरी meiotic division, first meiotic division, you can say first meiotic division complete हो गई होती है, completed, ठीक है। अब मतलब अभी भी हैप्लॉइड फॉर्म में नहीं आया है ओवम। हैप्लॉइड फॉर्म में ओवम तब आता है जब स्पर्म्स का हेड अंदर फ्यूज कर जाएगा, और अंदर फ्यूज करने के बाद तब ये सेकेंडरी oocyte की जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है तब कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म न्यूक्लियस प्लस ओवम न्यूक्लियस फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड साइट, ओके। अच्छा, अब जब जाइगोट बना फिर क्या होता है, लेट अस एक्सप्लेन, लेट अस लर्न इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब क्या होता है बच्चे, ये आपका टर्जरी फॉलिकल होता है। फिर आपका आता है ग्राफिन फॉलिकल, ये आपका ग्राफिन फॉलिकल है। ये रप्चर हो जाता है और इसमें से जो ये सेकेंडरी oocyte बॉडी होती है ये बाहर आ जाती है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और ये पहुंच जाती है इस्थमस, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और ये डेवलप कर लेती है एक जोना प्लस पेल्यूसिडा की लेयर, ठीक है। ये रप्चर हो जाती है और ये इधर पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे, ये मूव करना स्टार्ट करती है आगे की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे ये रुक जाती है एंड इट विल वेट फॉर अ स्पर्म। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, वरना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब बच्चे के यहीं पे इसी स्टेज पे स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है। अब जो ये जाइगोट था, अब ये नीचे इसको क्रॉस करता हुआ यूट्रस के पास जाता है, जहां पे इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी
आगे फॉरवर्ड होती है। तो ये हम डायग्राम कंटिन्यू करते हुए करेंगे, बट हम सबसे पहले एक चीज लिखते हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म्स में होते हैं बच्चे, एक्स एक्स। मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, ठीक है। ये ओवा के अंदर होते हैं और ये स्पर्म्स के न्यूक्लियर हेड या न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब ये फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, सो 50% चांसेस ये होते हैं। अब फीमेल का इसमें बच्चे कोई रोल नहीं होता। 50 अब ये डिसाइड करते हैं सेक्स ऑफ द प्रोजेनी कि कौन सी प्रोजेनी कैसी मेल होगी या फीमेल होगी। फीमेल के पास तो बच्चे सेक्स एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है कि ये इट विल डिपेंड ऑन द फादर, इट विल डिपेंड ऑन द मेल स्पर्म कि कौन सा कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, अगर एक एक क्रोमोसोम मदर और हर पेरेंट से जाता है, अगर मदर का एक्स क्रोमोसोम आया और फादर का एक्स क्रोमोसोम आया तो पैटर्न विल बी एक्सएस एंड द प्रोजेनी विल बी द गर्ल चाइल्ड। अगर ये पैटर्न एक्स मदर से आया और वाई फादर से आया, ठीक है, सो द प्रोजेनी विल बी एक्स वाई एंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज द मेल, ठीक है। सो 50% चांसेस of male child and 50% chances are of female child। ये बहुत एक पिछड़ी हुई सोच है that the sex, if the mother is carrying a baby in the uterus, that she only decides the sex of the child. This is wrong. If the mother is carrying the progeny, if the mother is carrying the fetus baby, then she is not responsible for deciding the sex of the child. It is because it is the father's sperm who will decide the sex of the child, because mothers have the same sex chromosomes, that is XY. The different chromosomes, that is XY, is of the father's chromosomes XY. So 50% probability chances are of female child and 50% of probability chances are of female child. Okay, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि in your opinion who will going to decide the sex of the child, if the mother is responsible for having the girl child, then you will going to answer in this way only, that no, mother will not going to decide, it is the father's sperms who are going to decide the sex of the child. Okay, so anyways, after moving forward, after fusion the male and the female gamete would carry या तो XY या फिर XX, ठीक है, depending on the sperm, depending on which chromosome of sperm have fertilized with the ovum. Okay, for example, the zygote, what is the body? Diploid, ठीक है, carry XX would develop into girl, and if XY it will develop into a male child or a boy child.
ठीक है, दैट इज वाई साइंटिफिकली हम लोग ये कहते हैं कि द फादर विल गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया, चाहे एक्स क्रोमोसोम XX हो चाहे XY हो, डिवीजन सेम होती है, डिवीजन माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, माइटोटिक दैट इज माइटोसिस स्टार्ट होती है, माइटोसिस क्लीवेज स्टार्ट होती है, मतलब एक सेल के दो से चार, चार से 6, मतलब एक सेल टू में डिवाइड होता है इक्वली। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट और माइटोटिक क्लीवेज स्टार्ट। मियोटिक डिवीजन अभी नहीं होती, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन चलती है। ठीक है, तो जब तक, अब क्या होता है, हम लोग डायग्राम की बात कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, इस डायग्राम में अगर जाइगोट बन गया तो अब इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, और ये ओविडक्ट, थ्रू आउट द ओविडक्ट जब तक ये इम्प्लांटेशन नहीं होती, ये माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट रहेगी। अब 1 से 2 बन गए, इसको माइटोटिक क्लीवेज भी कहते हैं और क्लीवेज प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये 2 से बने, अब 2 से बन जाएंगे 4। फॉर एग्जाम्पल यू कैन शो इट लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल ये हो गए, तो ये आपके 2 सेल बन गए। इफ आई रब दिस, ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी, सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट कि ये एक जाइगोट था। ठीक है, इसमें 2 तरीके के सेल आ गए। ठीक है, you have 2 nucleus, so this is your zygote। ठीक है, अब ये जो 2 से 4 बन जाएंगे, ये 2 से 4 बन गए with the distinct nucleus, माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, फिर ये 6 बन गए, ठीक है। ऐसे ही थ्रू आउट द ओविडक्ट, दिस इज द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब यू कैन से। ठीक है, थ्रू आउट ये डिवीजन माइटोटिकली चलती रहती है। फिर 4 स्टेज, इस स्टेज को जिसमें 8, इस स्टेज में जिसमें 6 आपके सेल्स बन रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को, क्योंकि थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आप बोल देते हो मोर्यूला। क्या बोल देते हो? मोर्यूला। ठीक है, अब जब ये मोर्यूला बना, देन द फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे आप बोलते हो ब्लास्टोमेर या ट्रोपोब्लास्ट। तो हम इसको रिटर्न में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डॉटर सेल्स, जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, मतलब 1 से 4, 2 से 4, 4 से 6, उनको बोलते हो ब्लास्टोमेर्स, और माइटोटिक डिवीजन के प्रोडक्ट्स होते हैं ये ब्लास्टोमेर्स, द डॉटर सेल फॉर्म्स। ठीक है, द एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमेर्स, 6 से 8 के ब्लास्टोमेर्स हो जाते हैं। मतलब बच्चे ये वाला 6 वाला है, इसके जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये जिसमें आपके 8 ब्लास्टोमेयर्स या 8 डॉटर सेल्स होते हैं। ओके, इनको आप यू कैन फिगर आउट ब्लास्टोमेयर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, और ये जो स्टेज होती है आप इसको मोर्यूला कह देते हैं, बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग एम्ब्रियो कंसिस्टिंग 8 डॉटर सेल्स या ब्लास्टोमेयर्स। ओके, अब जो होता है कॉल्ड 8 कॉल्ड मोर्यूला। अब जो ये मोर्यूला होता है, इट कंटिन्यूज and moves further in oviduct। ओविडक्ट में जो मूवमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है। ओके, किसकी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है बच्चे? मूवमेंट कंटिन्यू रहती है 8 सेल्स, 8 ब्लास्टोमेयर, 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज की। ओके, नेक्स्ट the blastomeres in blastocysts are arranged into a layer called ट्रोपोब्लास्ट। देखो, अब बच्चे जो ये मोर्यूला थे, ये पहले तो ऐसे ही फॉर्म्स बन रहे थे, एक बना, दो बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, 8 बने, एज सच। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चे, जब ये बन जाते हैं तब जो ये मोर्यूला स्टेज होती है, तब ये अपना एक अनूठा मतलब एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट में पैक्ड हो जाते हैं। जो ये सेल्स आते हैं 8 के बाद, दे आर गोइंग टू दिन द 16th एंड द आगे इनकी जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब ब्लास्टोसिट्स में अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसमें आउटर सेल तो पेरिफेरी पर आ जाते हैं जैसे जैसे ये बड़ा होता रहता है, और इनर सेल्स लेयरिंग में खुद को अरेंज कर लेते हैं। उसको आप बोल देते हो ब्लास्टोसिट। जब ये पैटर्न बन जाता है तब आप उसको बोल देते हो ब्लास्टोसिट्स। उसके बाद जब ये ब्लास्टोसिट्स का पैटर्न बनता है, ठीक है, जब ये ब्लास्टोसिट्स का पैटर्न बनता है, आप उसको बोल देते हो ट्रोपोब्लास्ट। जो आपकी मोर्यूला स्टेज बनी, दैट इज द 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 डॉटर सेल स्टेज। ठीक है, जब ये 8 डॉटर सेल स्टेज बनी तो ये मोर्यूला विल कंटिन्यू टू डिवाइड फर्दर, और जब फर्दर डिवाइड करती है तब एक ब्लास्टोसिस्ट बना देती है। अब ब्लास्टोसिस्ट में बच्चे 8 के 12 बने, और 12 के जब 16 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, 16 सेल्स की स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनती है। उसका मतलब है कि जो आउटर जो सेल्स हैं वो खुद को एक अरेंज कर लेते हैं पैटर्न में, और आउटर सेल्स को आप बोल देते हो ट्रोपोब्लास्ट्स। क्या बोल देते हो? ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल्स में अरेंज हो जाते हैं उनको बोल देते हो इनर सेल मास। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट, द आउटर these 16 cell stage arrange themselves on the outer surface of the boundaries
and some of the inner cells arrange themselves on their inner boundaries after the trophoblast cells. इनको ट्रोपोब्लास्ट सेल्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है। तो इनर सेल मास अंदर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, इनर जो सेल्स अंदर की तरफ अरेंज होते हैं उनको इनर सेल मास कहते हैं, जो बाहर की तरफ अरेंज होते हैं उन्हें ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आफ्टर द 16 स्टेज, और इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट्स, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम तक पहुंच जाती है। जैसे ये बॉल चलती आ रही है, इट विल गो लाइक दैट एंड विल। अब ये जो ट्रोपोप्लास्ट की जो लेयर होती है, ट्रोपोप्लास्ट की जो सेल्स होते हैं, ये खुद को एम्बेड कर लेते हैं यूट्राइन वॉल में। एम्बेड का मतलब है जकड़ लेना, धस जाते हैं ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल के अंदर। उसके बाद ये ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंट, और ये जितना भी आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है ये डिफरेंशिएट, इसको आप कह सकते हैं हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। उसके बाद रैपिड डिवीजन स्टार्ट होती है, और जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है ये इस ब्लास्टोसिस्ट को खुद में कवर कर लेती है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में खुद को कवर कर लेती है, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट कवर कर लेती है, ये एंडोमेट्रियम वॉल इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, तब से वहां से रैपिड डिवीजन स्टार्ट होता है, एंड देन द प्लेसेंटा विल फॉर्म, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। द यूट्रन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. As a result, blastocysts become embedded inside the endometrium of the uterus. This process is called as implantation. उसके बाद से एक new diversion of the subject start हो जाता है, that is pregnancy and embryonic development. So this is all about the fertilization, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बच्चे स्टार्ट, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी सिंपल सी बात है, एक बार और सुन लीजिए। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मेल्स और फीमेल्स के न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन के बाद उनका सेक्स डिसाइड होता है। जाइगोट में अगर XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं जिसका वो जाइगोट बना है, ठीक है। जाइगोट के क्रोमोसोम्स 2 होते हैं, मेल्स में 2 होते हैं क्रोमोसोम्स, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट इज XY। फीमेल्स में सेम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज XY। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्यूजन, ड्यूरिंग द टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड द फीमेल न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिसाइडेड। अब उस सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिसाइडेड में क्या होता है कि कौन सा क्रोमोसोम सेलेक्ट होके आया है जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, वो डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेल का X क्रोमोसोम आया है देन द गर्ल चाइल्ड विल बी देयर, अगर मेल का Y क्रोमोसोम आया है देन द बॉय चाइल्ड विल बी देयर, ठीक है। तो ऐसे ही जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है तब जो जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ठीक है। जब इसकी 8 स्टेज आ जाती है, जब 8 सेल की अच्छी खासी स्टेज आ जाती है, उस 8 सेल की स्टेज को बोल देते हैं मॉर्यूला। जो डॉटर सेल्स डिवाइड हो रहते हैं उनको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। अब 8 सेल्स के डॉटर ब्लास्टोमेयर्स को बोलते हैं मॉर्यूला, फिर ये 12 स्टेज में जाते हैं, फिर ये 16 स्टेज में जाते हैं। जब ये सेल्स 16 सेल्स का पैकेज बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं डिवाइड कर करके, तब बच्चे ये अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। आउटर सेल्स खुद को बाउंड्रीज पे अरेंज कर लेते हैं, और कुछ सेल्स इनसाइड दैट बाउंड्री खुद को अरेंज कर लेते हैं। तो जो आउटर सेल बाउंड्री पे अरेंज हो गए हैं, आप उनको ट्रोपोब्लास्ट बुला सकते हो। जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं वो, उनका नाम ट्रोपोब्लास्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। इनर सेल्स को आप बोलते हो इनर सेल मास। अब वो जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, अब आप इसको ब्लास्टोसिस्ट बुलाते हो।
अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है ये लुढ़कता 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 मूव करता 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 यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल तक पहुंच जाता है, जंक्शन पे पहुंच जाता है, जहां पे क्या होते हैं, जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं वो अम्बेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल में, मतलब धस जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जैसे कभी कभी चोर पाइप पकड़ लेता है ना हमारे घर की चढ़ते टाइम। इन द सेम वे द ट्रोपोब्लास्ट विल बी एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन एंड द एंडोमेट्रियम वॉल। उसके बाद जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो उस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, जो कि अब एक एम्ब्रियो के फॉर्म में बन चुका होता है, और फटाफट से प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और इस पकड़ा पकड़ी के सिलसिले को या प्रोसेस को या फिनोमिना को आप बोल देते हो इम्प्लांटेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन and fertilization process and the implantation process. Now we'll talk about the pregnancy and the embryonic development. ठीक है, अब अगर मैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करूं, सो नाउ प्रेगनेंसी विल बी स्टार्ट। अब सारी डेवलपमेंट जो भी होगी, अब मदर की बॉडी में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, अब जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो ग्रोइंग फीटस की सेफ्टी के लिए, उसके जिंदा रखने के लिए बॉडी चेंजेस करेगी मदर्स की बॉडी में भी। ठीक है, अब यहां तक मदर्स की बॉडी में गेमेट्स बन रहे थे, फर्टिलाइजेशन के लिए ये चेंज आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, अब बच्चे जो भी चेंज आएगा वो सारा आपका फीटस को, प्रेगनेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए आएगा, मतलब उसको सेफ करने के लिए आएगा। अब जो भी बॉडी चेंज करेगी which will take place in the benefit of the mother and the growing fetus. अब एक बार इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 मंथ्स तक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से मदर्स की बॉडी में भी चेंजेस आएंगे टू प्रोवोक द ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग फीटस। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे इम्प्लांटेशन हो गई, जैसे बॉल चिपक गई, ठीक है, अब क्या होगा, ये कवर हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल से, ताकि ये जो फीटस है, बिल्कुल ये जो आपका एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट है, ये स्लिप आउट ना हो पाए, इसीलिए एंडोमेट्रियम इस पे कवर कर लेती है इसको। फिर बच्चे क्या होता है, जैसे ही आफ्टर द इम्प्लांटेशन एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट होती है, उस जनरेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्रॉनिक विल्लाई। हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविल्लाइज हैं, यू रियलाइज कि ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। क्यों होते हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर्स? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इन द सेम मैनर जब ये ट्रोपोब्लास्ट अम्बेड हो जाएगा तब इसकी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हाथ की तरह पूरी यूट्रस लाइनिंग में जनरेट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक विल्लाई। ऐसे एक तो सरफेस एरिया पूरे 9 महीने के लिए बेबी के लिए इंक्रीज करने के लिए एब्जॉर्प्शन को, और उसकी पकड़ को मजबूत, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस होएगा तो ये ब्लास्टोसिस्ट के चांसेस मैक्सिमम, क्योंकि अभी अब तो बेबी का फीटस का वेट बढ़ना भी शुरू हो रहा है, उसके सेल डिवीजन भी होंगे, सो ये स्लिप आउट ना हो जाए, अच्छी तरह जकड़ा जाए दैट टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, तब तक ये क्रॉनिक विल्लाई ये शेप में ले लेते हैं। ठीक है, सो विच आर you can write which are surrounded by uterine tissue and maternal blood, जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं मैटरनल ब्लड में, क्योंकि मैटरनल ब्लड से ही फीटस ने अपना न्यूट्रिशन लेना है, और इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द फीटस। ओके,
Now, the second important point, the chronic villi and uterine vessels या tissue become अनडिफ्रेंशिएटेड, एक दूसरे से अलग अलग. यू कैन डिफ्रेंशिएट द टिश्यू. ये नहीं कि इंटरमिंग्ड है एक दूसरे में, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. अनडिफ्रेंशिएटेड और अनडिजिटेटेड विद डेवलपिंग एम्ब्रियो fetus called प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा फीटस और मदर्स की बॉडी के बीच वो कनेक्शन है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा क्रॉनिक विलाई और यूट्राइन वेसल और टिश्यू का मजबूत पकड़ है, रस्सी टाइप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 9 मंथ्स के उसके थ्रू बेबी का जो न्यूट्रिशन सप्लाई है, एक्सक्रीशन सप्लाई है, गैसियस एक्सचेंज है, वो उस ट्यूब के, उस अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर के जरिए होगा. मतलब आप क्लियरली प्लेसेंटा को देख सकते हो कि एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मदर्स बॉडी, मदर्स यूट्रस और बेबी के बीच में फॉर्म हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा? पहला, सप्लाई, फैसिलिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, nutrients to embryo, removal of CO2, carbon dioxide and excretory waste या कोई और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो, जो भी फीटस वेस्ट मटेरियल करेगा, CO2 का रिमूवल करेगा और कनेक्टेड प्लेसेंटा connected to embryo through umbilical cord. ठीक है, umbilical cord. umbilical cord से कनेक्टेड होगी. एक और है प्लेसेंटा also acts as an endocrine tissue, produces several hormones. अब ये सेवरल हार्मोन्स भी रिलीज करती है जो कि मिसकैरेजेस के चांसेस डिक्रीज करती है. ठीक है, कौन से हार्मोन्स है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ह्यूमन chronic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. ठीक है, आफ्टर सेकेंड ट्रिमेस्टर या इन सेकेंड ट्रिमेस्टर एक हार्मोन और रिलीज होता है, रिलैक्सिन. ठीक है, रिलैक्सिंग हार्मोन भी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी
रिलीज किया जाता है। सो HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक है, मेनली ये रिलीज होते हैं, बाकी सारे होते ही होते हैं। लेकिन आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, तो वुमेन प्रेगनेंसी के उनका हार्मोनल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको HCG, HPL और रिलैक्सिंग हार्मोन की क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ी हुई नजर आएगी। दूसरा, सेवरल हार्मोन्स और इंक्रीज होते हैं ह्यूमन प्रेगनेंसी में। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हमेशा इंक्रीज रहते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी हेल्प करती हैं, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी इंक्रीज रहते हैं। ठीक है, इंक्रीज्ड। ये हार्मोन फीटल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस, जो मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, and maintenance. Progesterone is very important for maintenance of pregnancy, क्योंकि इसी का हार्मोन्स इंक्रीज हो गया था जब प्रेगनेंसी हुई थी। सो प्रोजेस्टेरॉन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर मैं ये बात करूं कि जैसे ही इनर मास ने अनडिफरेंशिएट कर लिया था इनटू आउटर लेयर्स, ठीक है, कॉल्ड एक्टोडर्म। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो जो आपकी इनर सेल की लाइनिंग होती है एम्ब्रियो की, अब एम्ब्रियो का थोड़ा सा डेवलपमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो इनर के सेल्स थे, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स थे, उसने तो प्लेसेंटल से कनेक्शन बना लिया एम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू। जो इनर सेल मास थे बच्चे, वो डिफरेंशिएट हो गए मियोटिक डिवीजन से एक्टोडर्म में। किसमें? एक्टोडर्म में। और उसके बाद जो उसके अंदर वाले सेल्स बने, आपने उनको बोल दिया एंडोडर्म। इन्हीं 3 जर्म लेयर से ही और उनके बीच वाली जो लेयर जनरेट हुई एक्टो और एंडो के बीच में, आपने उनको बोल दिया मीजोडर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो इनर वाले मास थे वो बन गए एक्टोडर्म, उसके बाद एक लेयर फॉर्म हुई एंडोडर्म, उसके बीच में सून एक और लेयर जनरेट हो गई जिसको आपने बोल दिया मीजोडर्म। ठीक है बच्चों, गुड। ठीक है, और इन्हीं तीनों लेयर से पूरी बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। पहले सिर्फ 2 जनरेट हुई लेयर, जिनको आपने बोल दिया एक्टो, एंडो। इनके बीच में बच्चे एक लेयर और जन्मी, इसको वो करके फिर इनको आपने बोल दिया मीजो और इनको आपने बोल दिया एंडो। ठीक है, सो देयर द 3, दिस इज योर एक्टोडर्म लेयर, दिस इज योर मीजोडर्म लेयर, दिस इज योर एंडोडर्म लेयर। हमने सिलियोमेटिक स्ट्रक्चर पढ़े थे 11th क्लास में, सेकंड एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। इन द सेम फॉर्मेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिलोमेटिक स्ट्रक्चर, जिससे पूरी बॉडी के बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब हम लोग थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग
I want you to revise all the units, and we'll start the embryonic development and the parturition and the lactation part in the next session. The 3 parts only left for the chapter is the brief discussion on the embryonic development, parturition and development. Parturition means the delivery part, how the growing fetus, the fully developed fetus will be taken out from the female's body, and what are the processes involved in. And in the next session only we're going to start with the reproductive health. So keep revising. All the best. Thank you.